तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं। इस वीडियो में केवल बेसिक स्टार्ट करेंगे जो 7th क्लास में पढ़ा और 8th क्लास के इस फर्स्ट चैप्टर में आने वाला है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? पहला परिमेय संख्याएं। तो पहली बात तो परिमेय संख्या होती क्या है और इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वगैरह है जो देख लेना आप एक बार, है ना। मैं बता देता हूँ एक बार। ये कुछ डेफिनेशंस है जिन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना बाद में। पहली बात आती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी? प्राकृतिक संख्या, या इसे कहते हैं हिंदू अरबी संख्या, या कहते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, 3 नाम है इसके, इसे ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, वे संख्याएं जहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे इसे n से डिनोट करते हैं और जैसे 1 2 3 4 5 से चलती जाती है कहाँ? अनंत तक। ठीक है, इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृत संख्या में 0 को और ऐड कर दिया जाता है ना, तो वो बन जाती है कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली। इसी प्रकार आगे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में आने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे इस तरफ होता है माइनस अनंत, इसके बीच में आती है सारी संख्याएं 1 0 फिर 1 ऐसे आती है ना, तो ये सभी क्या कहलाती है? पूर्णांक होते हैं ये। ठीक है, इसके बाद ये परिमेय संख्याएं, स्टार लगा लेना, इसके ऊपर ही अपना टॉपिक है ना परिमेय संख्याएं। तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से देखना कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सके। p/q का मतलब क्या है? जहाँ पर p और q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं और बता चुका हूँ अभी। तो p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, जहाँ पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में लिखने का मतलब क्या होता है? जैसे 4 होता है ना, 4 को लिख सकते हैं हम क्या? 4/1। तो ये p की जगह कितना है? 4, और q की जगह कितना है? 1। तो p/q के रूप में लिख दिया किसको? 4 को। जब 4 को p/q के रूप में लिख दिया, अतः 4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। आ गया समझ में? तो बटे के रूप में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं ना, सभी क्या है? परिमेय संख्याएं। इसके अलावा जैसे दशमलव जो प्रसार होता है ना, रिपीट वाला 1.3333, ठीक है, रिपीट वाला जो होता है और जिसमें संख्या रिपीट होती जाती है, वो किस में आता है? परिमेय संख्या में। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या आ जाए, क्या आ जाए? रूट के अंदर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7 11 ऐसी होती है ना अभाज्य संख्या। अगर रूट के अंदर वो आ जाती है ना, तो वह भी क्या कहलाती है? एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही हो, तो वो क्या होता है? वो भी अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद अभाज्य संख्याएं, कुछ अभाज्य संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है, इन्हें देख लेना, लिख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। 2 से लेकर स्टार्ट होती है और ये 101 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, सब यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद डेफिनेशन है सम संख्याएं क्या होती है? तो सम संख्याएं होती है जो प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए, सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या, तो विषम संख्या कहलाती है जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त न हो, मतलब जिसमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए, विषम संख्या कहलाती है। 1 3 5 7 9 क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। ये सभी को पता है 8th क्लास में वाले हो, है ना। तो अभाज्य संख्या, इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसकी नई डेफिनेशन है ना, अच्छे से समझना। केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। 2 गुणनखंड में क्या क्या होगा? एक तो 1 होगा और एक स्वयं होगा। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड उसका नहीं होना चाहिए। जैसे 19 होता है ना, तो इसके गुणनखंड होते हैं क्या? 1 × 19। इसके अलावा गुणनखंड नहीं होते। ठीक है, तो वे संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या कहलाती है? ऐसी प्राकृत संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का पूरी बार भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है,
तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर क्या कहता है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर में क्या है। चैप्टर स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या बता चुका हूँ क्या होती है। उसके बाद है पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक है। ठीक है, तीनों डेफिनेशंस में बता चुका हूँ। इसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आता है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। यहाँ से चलता है टॉपिक परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। जो पहला गुणधर्म है परिमेय संख्याओं का वो है संवृत का गुणधर्म। इसके बारे में थोड़ा सा 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। संवृत का गुणधर्म क्या होता है, ठीक है। तो संवृत के गुणधर्म को यूज़ कैसे करना है वो देखना। संवृत का गुणधर्म सबसे पहले यूज़ करते हैं किनके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। जैसे पूर्ण संख्याओं के लिए संवृत का गुणधर्म लागू होता है या नहीं वो देखना। ठीक है, अब योग के लिए देखते हैं। जैसे 0 + 5 किया तो यह एक पूर्ण संख्या है। यदि पूर्ण संख्या आ रही है ना, दो पूर्ण संख्याओं का योग करने पर पूर्ण संख्या आ रही है तो वहाँ पर संवृत का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब योग के लिए तो संवृत का गुणधर्म लागू है, क्योंकि 0 + 5 किया तो 5 आया और 5 क्या है यहाँ पर पूर्ण संख्या, तो संवृत का गुण लागू हो जाता है। किसके लिए, योग के लिए। इसके बाद व्यकलन, व्यकलन का मतलब होता है घटाना। घटाने के लिए देखते हैं 5 - 2 किया तो कितना आया, 2 आया, -2 आया। अब -2 जो क्या पूर्ण संख्या है क्या, -2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो संवृत का नियम इसके लिए लागू नहीं होगा। इसके बाद गुणन के लिए देखते हैं। जैसे 0 × 3 किया, ये एक पूर्ण संख्या है। 0 एक पूर्ण संख्या है ना, अगर पूर्ण संख्या आ रहा है तो गुणन के लिए यह नियम लागू हो जाएगा। इसके बाद भाग के लिए जब भाग करके देखते हैं तब क्या पूर्ण संख्या आ रहा है क्या, पूर्ण संख्या नहीं आती। बहुत सी बार डिवाइड वाला आ जाता है, पॉइंट वाला आ जाता है ना। तो पूर्ण संख्याएं संवृत के भाग के लिए, भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं के बाद कौन सा, पूर्णांक संख्या है। अगर योग करने पर अगली तरफ क्या आ रहा हो, पूर्णांक आ रहा हो, क्या आ रहा हो, पूर्णांक, तो वहाँ पर यह नियम लागू हो जाता है। अब इसको भी चेक करते हैं। जैसे योग के लिए किया -6 + 5 तो कितना हुआ, -1, और -1 क्या है, एक पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो इसके लिए योग का नियम लागू हो जाएगा, संवृत का नियम लागू हो जाएगा। इसके लिए, पूर्णांक के लिए। इसके बाद योग के बाद व्यकलन, ये पूर्णांक का चल रहा है। पहले तो पढ़ा था पूर्ण का, अब ये है किसका, पूर्णांक का। पूर्णांक के लिए व्यकलन का देख लेते हैं। जैसे 7 - 5 किया तो कितना बचा, 2। अब 2 क्या एक पूर्णांक है क्या, हाँ है। अगर पूर्णांक आ रहा है तो ये पूर्णांक व्यकलन के लिए भी लागू हो जाएगा। इसी प्रकार गुणन के लिए देखना है तुम्हें। गुणन करने के लिए गुणा करके देख लेना। 5 × 8, अगर 40 क्या है, एक पूर्णांक है, और अगर पूर्णांक आ रहा है तो संवृत का नियम लागू हो जाएगा। इसके बाद 5 / 8 किया तो क्या पूर्णांक आ रहा है क्या, पूर्णांक नहीं आता। तो पूर्णांक नहीं आता तो ये भाग के अंतर्गत संवृत का नियम लागू नहीं होता। किसके लिए, पूर्णांक के लिए। तीसरी चीज़ आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन अभी लिखी थी तुमने, P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। तो P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, वहाँ पर 0 है। जैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं ना, तब कैसे जोड़ा जाता है उनको, इन दोनों का एलसीएम लेना है 8 और 7 का। नीचे एलसीएम लिया और ऊपर इनको गुणा करके लिखना होता है। ठीक है, आगे देखना। पहला नियम क्या कहता है इसका, कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए बी के लिए a + b एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका दूसरा नियम कहता है क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है क्या। तो अंतर करके देखा
तब पता चला कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए बी के लिए a माइनस बी एक परिमेय संख्या है। जब उनको घटाया जाता है तब भी क्या आता है, परिमेय संख्या आती है। मतलब अगर जोड़ोगे तब भी क्या आएगी, परिमेय संख्या। अगर घटाओगे इनको तब भी क्या आएगी, तुम्हारी परिमेय संख्या आएगी। इसके बेसिक में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम भी बिल्कुल वैसे ही चेक करना है। बिल्कुल पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमयता का नियम, इनको क्रम में चेंज करके हुए सोल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। जैसे 0 + 7 किया तो कितना आया, 7 आया। अब एक बार क्या करेंगे, 7 + 0 करेंगे तब भी क्या आएगा, 7। अगर ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो वहाँ पर क्रम विनिमयता का गुण लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है। तो पहले तो पूर्ण के लिए चेक करना और फिर पूर्णांक के लिए। इसके बाद परिमेय संख्याओं का योग भी हो जाएगा, व्यकलन हो जाएगा, गुणन हो जाएगा। इसके बाद आता है साहचर्य का गुणधर्म। साहचर्य का गुणधर्म क्या कहता है कि जैसे तो पहले वाली दो संख्याओं को कर लिया हल, ठीक है, और फिर ये बराबर होना चाहिए किसके, लास्ट वाली दो संख्याओं के योग के बराबर। ठीक है, अगर ऐसा बराबर आ रहा है ना तो वहाँ पर साहचर्य का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, वापस वही चीज़ है इसमें भी। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें देखना कैसे करना है इसको। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। इसको हल करना है ना। अब इसको हल करने के लिए क्या करना है तुम्हें, 7th स्टैंडर्ड में भी एक चीज़ बताई थी पहले, वो यहाँ पर सारी चीज़ें काम आने वाली है। तो देखना आप कैसे करना है। पहले तो होता है बोडोमास रूल, इसे ध्यान रखना। बोडोमास का मतलब होता है, पहले तो आता है ब्रैकेट हल करना, ठीक है, फिर ऑफ हल करना, फिर डी से डिवीज़न हल करना है तुम्हें, फिर मल्टीप्लाई हल करना है, फिर प्लस, और फिर क्या हल करना है, माइनस। जिसको याद नहीं हो वो लिख लेना। इसके बाद इनको हल करते हैं। अब देखना कैसे हल करना है। पहले तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। बोडोमास में m आता है ना पहले, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, केवल उन दोनों को हल करना है। इन दोनों को हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, गुणा करते हैं ना जब, अगर भिन्नों का गुणा करना है, भिन्नों का गुणा करना है ना, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर देना और नीचे का नीचे गुणा कर देना, बस वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे, और इसके अलावा एक तरीका और है, अगर ये कटते हैं ना ऊपर और नीचे तो इन्हें काट सकते हो तुम। ये काटना 7th स्टैंडर्ड में नहीं बताया, लेकिन यहाँ बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये कट जाते हैं, इन्हें गुणा करने के बजाय अगर ये कट रहे हैं ना मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे, तो ये काट सकते हो तुम। जैसे यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कटने के बाद क्या बचेगा, 3 से 3 कट गया ना, क्या बचा, -2/5। आगे समझ में। तो यहाँ पर क्या आया, -2/5। आगे कैसे आया, अगर गुणा में है ना तो तुम ऊपर और नीचे काट सकते हो उनको। ठीक है, इसके आगे इधर भी देखो, 3 से 6 कट रहा है कितनी बार, 2 बार। 3 से 6 कट रहा है ना 2 बार, तो ऐसे काट ही सकते हो। अभी कहाँ है ना, लेकिन गुणा वाले चिन्ह में ही काटना है, ऊपर नीचे ध्यान रख लेना। 3 से 6 कटा कितनी बार, 2 बार। 2 बार कटने के बाद ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 को मल्टीप्लाई किया इससे तो क्या आ गया, 1 आ गया, और नीचे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, और आगे माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देना है। आगे समझ में कैसे आया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ऊपर का ऊपर गुणा करना, नीचे का नीचे गुणा करना, और उसके बाद इनको हल करना। लेकिन काटना सबसे बेस्ट है। इसके आगे अब क्या करना है तुम्हें, इन तीनों का क्या कहा था, प्लस और माइनस आ जाए कहीं पर तो तुम्हें क्या लेना है, नीचे वालों का हर का एलसीएम लेना है। जब 5, 2 और 10 इन तीनों का एलसीएम लोगे ना तो कितना आएगा, एलसीएम 10 आएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे 2, 5 और 10 इनका एलसीएम निकालना है तुम्हें, तो सबसे पहले किसका डिवाइड जा रहा है, सभी में या किसी भी एक संख्या में सबसे छोटी संख्या का, तो वो जा रहा है 2 का। 2 का इसमें गया, 5 में नहीं जा रहा तो वो लिख देना। 10 में गया कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का जा रहा है
एक बार और एक बार, तो कितनी बार डिवाइड किया? 2 और 5, 2 इंटू 5 करना, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। तो तुम्हारा एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? 10। 10 को यहाँ लिखना है। इसके बाद हर का एलसीएम लिया ना, जिस हर का एलसीएम लिया है तुमने उसका भाग देना है तुम्हें एलसीएम में। जैसे 5 है नीचे, तो 5 का भाग दिया 10 में, कितनी बार गया? 2 बार। अब जो 2 आएगा उस 2 को उसके अंश से गुणा कर देना बस। तो 2 को -2 से गुणा किया तो कितना आ गया? -4 आ गया। आ गया समझ में? ऐसे ही अगली भिन्न के साथ करना। फिर 2 का डिवाइड करना 10 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 को ऊपर वाले से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। आ रहा है 25। फिर माइनस का माइनस, फिर वापस वही प्रोसेस, नीचे वाले का डिवाइड करो, कितनी बार गया? 1 बार। 1 को फिर क्या करना? ऊपर वाले से गुणा करना। गुणा करने के बाद कितना आया? 1, तो वो लिख दिया। ये चीज़ यहाँ समझ लो, आगे काम में आने वाली है ना। अब क्या करना? जिसके समान चिन्ह होते हैं वो कहा था संख्याएं जुड़ जाएगी। जिसके आगे समान चिन्ह होते हैं ना, वो संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। 4 और 1 दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 5। और चिन्ह किन का है दोनों के आगे? माइनस का, तो माइनस का ही चिन्ह लगाना है। अब 25 - 5 किया तो कितना आया? 20। और नीचे 10 चल ही रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 20/10। और 20 10 से कट जाएगा, कितनी बार? 2 बार। आ गया समझ में? ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरे क्वेश्चन में भी क्या करोगे? जी कट तो रहे ही नहीं, कोई से भी कट नहीं रहे, तो ऊपर का ऊपर गुणा करो तो कितना आ गया? 6 आ गया माइनस का। 7 को 5 से किया तो कितना आ गया? 35 आ गया। इधर भी 3 से कट गए 6, 2 बार। 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। 2 से कट रहे हैं 14, 7 बार। 7 को 5 से किया तो 35 आ गया। और बीच में जो चिन्ह लग रहे हैं ना वो लगे रहने देना, जैसे लग रहे हैं वैसे ही लगे रहने देना। इसके बाद क्या किया है ये देखना, जो 35 वाले थे ना उनको एक साथ कर लिया। एक साथ कैसे कर लिया? और जो साहचर्य का गुण था ना उसके अनुसार, साहचर्य का गुण कहता है कि इनको, या फिर क्रम विनिमयता का गुण लगा दो कि इनको आगे पीछे करके कैसे भी हल कर सकते हो तुम, तो तुम्हारा आंसर वही रहता है, क्रम विनिमयता का गुण कहता है। तो 35 वालों को एक साथ कर लिया। इससे आसानी क्या हुआ कि इनका एलसीएम लेने में आसान हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 35 आ जाएगा। और जब हर समान होता है ना तो तुम ऊपर वालों को डायरेक्ट लिख देना बस, वही तुम्हारा आंसर होता है। 1 - 6, 1 है फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और 6 है तो 6। 1 - 6 किया तो कितना आ गया? -5 आ गया। -5/35 हुआ, -5/35। फिर माइनस कितना करना है? 1/4। इसको भी कैसे करेंगे? 5 से कट जाएगा 35, 7 बार आ गया। 7 बार कटने के बाद नीचे वालों का एलसीएम लेना वापस। एलसीएम कितना आ गया? 28 आ गया। 28 आने के बाद ऊपर कितना हो जाएगा? पहले बताया था इसका डिवाइड करना है, फिर जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुणा करना है। तो वहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? -4 -7। -4 और -7 कहा था अगर समान चिन्ह रहेंगे तब संख्याओं को जोड़ना है। तो -7 और -4 कितना हुआ? -11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -11/28 आ जाएगा। एक बार और देख लो इसको, ठीक है। अब देखना दूसरा क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में एक नई चीज़ आई है, क्या? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम भी 7th क्लास में बता चुका हूँ। उसमें क्या होता है? योज्य प्रतिलोम में कुछ नहीं होता, जो चिन्ह होते हैं ना वो चिन्ह विपरीत होते हैं। विपरीत होने का मतलब जैसे प्लस का विपरीत होता है क्या? माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, और डिवाइड का क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये सिर्फ चिन्ह क्या होते हैं? सारे के सारे एक दूसरे के विपरीत चिन्ह कहलाते हैं। विपरीत चिन्ह। अब यहाँ पर क्या पूछा? प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम लिखना है तुम्हें तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2/8 किस में है? यहाँ पर प्लस में। अगर कोई चिन्ह नहीं है तब क्या कहा था कि प्लस का चिन्ह होता है वहाँ पर। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस वाला हो जाएगा, माइनस के 2/8। ये तो हुआ डायरेक्ट आंसर की बात। अब माइनस का 2/8 कैसे हुआ वो देखना। अगर माइनस का 2/8 लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तब अपना आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो वो योज्य प्रतिलोम तुम्हारा सही हो जाएगा। अब ये भी लिखना है तुम्हें कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम कितना? -2/8। रीज़न भी लिखना, क्यों? क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हमारा आंसर? 0 आ रहा है। तो यहाँ से तुम्हारा योज्य प्रतिलोम बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे समझ में? ऐसे ही अगला क्वेश्चन करना है तुम्हें
-5/9 वाला। -5/9 वाला कैसे करेंगे वो देखना। -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना, 5/9। जैसे कहा था ना कि माइनस वाले का योज्य प्रतिलोम क्या, प्लस वाला, तो यहाँ पर माइनस लग रहा है तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, और वही क्या है, योज्य प्रतिलोम। ये सॉल्यूशन कर देना, दोनों को जोड़ देना, तब कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पर देखना, -6/-5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ये मत समझना कि ये माइनस में है, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है तो माइनस कट जाएगा, और ये संख्या किस में है, यहाँ पर प्लस में है, और प्लस वाले का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा तुम्हारा, -6/5। आ गया समझ में। इसको हल करके देखना, अगर 0 आ रहा है तो -6/5 तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 2/-9, इसका क्या होता है, 2/-9 कहा था अगर भिन्न में माइनस यहाँ पर लगे या माइनस बीच में लगे या माइनस नीचे लगे, ये सारी भिन्न एक जैसी होती है, इनका मान वही रहता है। ठीक है, तो माइनस तुम भिन्न में अंश में लगाओ, हर में लगाओ या बार के साथ लगाओ, उसका मान वही रहेगा। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, -2/9 हो जाएगा, और -2/9 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2/9 आ जाएगा। योज्य प्रतिलोम चेक करने के लिए दोनों को प्लस करना, और वहाँ से 0 आ रहा है तो तुम्हारा योज्य प्रतिलोम सही हो जाएगा। ये सब चेक करने के लिए है, ठीक है, इसलिए सारी वैल्यू चेक करना। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा कि 19/-6, अभी कहा था मैंने कि माइनस कहीं भी लगे वो पूरी संख्या किसकी होती है, माइनस की, और माइनस वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, प्लस वाली संख्या। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का 19/6। अगली बात, क्या अगला क्वेश्चन क्या कहा वो देखना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 11/15 और x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस x बराबर क्या है, x। आगे समझ में। अब देखना इसके लिए क्या करना है। ये सत्यापित करने वाली इक्वेशन जैसे ही दी होती है ना, उसमें मान रखना होता है बस। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, माइनस x बराबर क्या है, x, बस इसमें तुम्हें मान रखना है, और अगर ये बराबर आ रहे हैं तो वो समीकरण सत्यापित हो जाएगी, नहीं आ रहा है तो नहीं होगी, बस इतना लिखना है। जैसे x का मान रख दिया कितना, 11/5 रख दिया। फिर इसके बाद क्या करना है तुम्हें, माइनस में रखना है इसको। जैसे इसका योज्य प्रतिलोम तो क्या निकाल लेंगे, पहले योज्य प्रतिलोम निकाल लेंगे। 11/15 का कितना हो जाएगा, -11/15। अब जैसे ही माइनस x था ना, माइनस x बराबर किसके था, x के, वही मान रख दिया। देखो माइनस की जगह माइनस, और माइनस x की जगह कितना है, x की जगह रख दिया 11/15 रख दिया, और इधर x की जगह कितना है, 11/15। ये सब बराबर है ना, बराबर है, तो ये समीकरण सत्यापित तुम्हारी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, केवल मान ही रखना है इसमें। अब देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस के 11/15 बराबर होता है किसके, 11/15 के, तो ये समीकरण तुम्हारी सत्यापित हो रही है। ऐसे ही अगला वाला करना है तुम्हें दूसरे में भी वही x बराबर दे रखा है, और वहाँ से -x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो -x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/17, क्योंकि ये इसका योज्य प्रतिलोम होता है, माइनस वाला किसका, प्लस का। जैसे ही योज्य प्रतिलोम के लिए ये प्रोसेस करते थे ना, वही प्रोसेस दोबारा कर रहे हैं। आगे समझ में, प्लस वाली करके देख के, उसके बाद जो सूत्र में दिया हुआ है ना इन्होंने सत्यापित करने के लिए, बस उसमें वैल्यू रख देना, जिसमें ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अगला क्वेश्चन